एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, आज अनाउंसमेंट किया था मैंने कि मैं सुपर टाइट की क्लासेस लेके आऊँगी आपके लिए। उसमें मैं आपको आईटी यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन मैं आपको कराऊँगी और कुछ जीएस का सेक्शन कराऊँगी। ओके, तो गाइज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस वाले सेक्शन को। तो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं इतनी एफ़र्ट्स डालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, ओके, जिससे चीज़ें लोगों को पता चल सके। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है कि अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हो या फिर कोई अदर कोर्स लेते हो तो उसमें वीडियोस जो हैं बहुत ही ज़्यादा बल्क फॉर्म में दिखाई जाती हैं, ठीक है, यानी वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होता और हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पेड कोर्सेज़। तो इस वजह से मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, जिससे आप इजीली टॉपिक वाइज टॉपिक इजीली चीज़ों को समझ के और पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए, ये थी एक छोटी सी बात, उम्मीद है आप ये सब करेंगे, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं यानी मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ क्या होता है? मैटर होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पदार्थ बेसिकली होता क्या है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, इवन हम भी, ठीक है, हवा हो, पानी हो या फिर कोई भी वो ठोस वस्तु हो यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सभी क्या है? पदार्थ है। क्योंकि अब अगर हम इसको एक डेफिनेशन की हेल्प से समझें तो इसकी डेफिनेशन होती है, द्रव्य या पदार्थ को हम क्या कहते हैं? वे अवयव यानी ऐसी चीज़ें जो स्थान घेरते हैं, ठीक है, स्थान घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर देखा जाए तो गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है, भार यानी वेट होता है, ठीक है, कुछ वेट होता है और क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे कि मेज है, कुर्सी है, बर्तन है, वायु, जल इत्यादि। अब मेज है और कुर्सी और बर्तन जल से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन वायु और जल, अब इससे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि भाई ये कैसे जगह घेर रहा है, ये तो फ्रीली होती है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे आप बलून फुलाते हो, ठीक है, बलून आपने फुलाया, एक छोटा सा बलून था, एक रबर का एक छोटा सा मैटर था, ठीक है, रबर थी एक, उसको आपने फुलाया और वो इतना बड़ा था, छोटा सा, और वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है? एयर ही तो है, जिसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी, इतनी जगह घेर रखी है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे जो मैटर होता है यानी पदार्थ होता है, उसी के बेसिस पे पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसके आधार पर? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट इन द सेंस भौतिक अवस्था वो अवस्था होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, मतलब जिसे हम देख करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ बेसिकली है कैसी दिखने में, ठीक है। अदर सेंस में केमिकल में आ जाता है, वो थोड़ा हाई लेवल का, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आएगा, फिजिकल स्टेट वाला आएगा आपके इसमें। तो उसके बेसिस पे मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, तरल और गैस, ओके। और अगर देखा जाए ठोस की अगर हम बात करते हैं तो ठोस क्या है? नाम से पता चला हो, कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड चीज़ क्या होती है? एक तो उसका शेप फिक्स होता है। अगर मान लो एक आप एक पेन ले लो या फिर आपका जैसे फ़ोन है, तो आपका फ़ोन है तो 6 इंच का आपका फ़ोन है, तो उसका एक स्पेसिफिक क्या है? शेप है, ठीक है। अब इससे क्या पता चला कि ठोस जो होते हैं उनकी एक निश्चित आकार होता है और आयतन निश्चित होता है। आयतन यानी वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ठोस कहलाता है, ओके। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका वॉल्यूम और शेप जो है फिक्स होता है। ये थी एक छोटी सी चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि लोहा हुआ, लकड़ी हुई, पत्थर इत्यादि। अब नेक्स्ट जो स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, वो है द्रव्य यानी तरल, और हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? बेसिकली लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, सबसे पहली चीज़, लेकिन उसका आयतन होता है, ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, लेकिन उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती।
अब इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए आपने पानी लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर क्या है, ठीक है, 1 लीटर जो पानी है वो क्या है, उसका वॉल्यूम ही तो है, ठीक है, मतलब उसका अमाउंट कितना है, 1 लीटर है, लेकिन उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं है। अगर आप उस 1 लीटर के पानी को ज़मीन पे फैला दोगे तो तब भी वो 1 लीटर रहेगा, और अगर आप उसे एक मान लीजिए एक पतला सा गिलास आपने लिया, उसमें रख दिया, तो वो उसकी शेप ले लेगा। वो वाटर की शेप नहीं है, वो सॉलिड की शेप है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि लिक्विड कभी भी किसी चीज़ की शेप नहीं ले सकता, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स हैं जल, दूध, ग्लिसरीन और पारा। पारा यानी मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट है गैसेस। अब गैसेस में क्या है कि गैसेस क्या होती हैं, जिनका ना तो आकार फिक्स होता है, ठीक है, और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होगा, जैसे मान लो इसको हम थोड़ा सा भी समझेंगे कि बेसिकली है क्या चीज़, कि आकार तो फिक्स नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि आप बलून लेके आए थे कि ठीक है, एक गोल सर्कुलर शेप का बलून लिया आपने, उसमें हवा भरी, बलून हो गया इतना बड़ा, ठीक है, तो उसने कैसा शेप ले लिया, सर्कुलर शेप ले लिया। अगर मान लो आप एक हार्ट शेप का बलून लेके आए, जैसे बर्थडे वगैरह पे जो फुलाते हैं ना, कोई ओकेज़न होता है उस पर फुलाए, तो हार्ट शेप की जो रबर थी उसमें आपने एयर ब्लो करी, हवा भरी, तो उसने क्या ले लिया, हार्ट शेप ले ली, ठीक है। तो वो शेप किसकी थी, रबर की थी, ना कि एयर की। ओके, तो ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अब वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता कि मान लीजिए एयर है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करते जाएं और उसको एक कंटेनर में स्टोर कर लें। काफ़ी एज अ फ्यूल वगैरह भी यूज़ किया जाता है इसे। तो उसका वॉल्यूम क्या था, पहले कुछ और था, बाद में उसको कंप्रेस करने के बाद कुछ और हो गया, लेकिन हम लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वायु यानी एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ओके, काफ़ी सारी गैसेज हो जाएंगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन हो गया आपका, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हो जाएंगी इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटा सा ये पिक्चर है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज़। जैसे अभी मैंने आपको बताया सॉलिड है, उसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स होते हैं, ठीक है, और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम होते हैं, ठीक है, यानी उनके जो अणु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक जो मैटर है यानी पदार्थ है वो कैसा होता है, ठोस होता है। किसकी वजह से, उनके जो एटम है वो फिक्स तरीके से लगे हुए होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि लिक्विड की अगर बात की जाए तो जैसा शेप में आप उसे रखोगे तो वैसा ही वो बन जाएगा। ओके, और उसके जो एटम्स होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, किससे, सॉलिड से। ओके, और अगर बात की जाए गैसेस की, तो गैसेस का कोई शेप नहीं होता और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, मतलब उनके जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड फोर्थ स्टेट बताई गई है प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट में आ जाता है, फिर भी एक एज अ नॉलेज आप इसे समझ लीजिए। अगर देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट यानी वो अवस्था जिसमें कोई भी चीज़ पिघलती है, ठीक है, तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लिक्विड का, और लिक्विड तो ऑलरेडी लिक्विड तो है ही, ठीक है। और देखा जाए तो वेपोराइजेशन जो है लिक्विड से गैस में होता है। ओके, ये बेसिकली प्रोसेस है। सॉलिड क्या है, मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर के लिक्विड बना, ठीक है, यानी तरल बना, तरल से उसका क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ जिससे बनी गैस, और गैस से उसका क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। फिर ये हायर कंसेप्ट है, ठीक है, आयंस में टूटा वो। ओके, जिसके बाद बना वो प्लाज्मा। आप इसे कंसीडर मत करना, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, जिससे आपके सामने अगर ये वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या प्लाज्मा क्या चीज़ है। ओके, अगर इस प्रोसेस को अगर उल्टा कर देते हैं कि किस तरीके से प्लाज्मा से सॉलिड तक आने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्लाज्मा से गैस पे आए, जैसे डीआयोनाइजेशन हुआ, मतलब आयन थे वो आपस में जुड़ गए, ठीक है, यानी प्लस माइनस जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो आपस में जुड़ गए। उसके बाद क्या बना, गैसेस बना। गैस के बाद में कंडेंसेशन, कंडेंस होना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना। कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना होता है, ठीक है। तो गैस से क्या हुआ, लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस क्या है,
फ्रीजिंग है। जैसे मान लीजिए हम आइसक्रीम जमाते हैं, तो हमने क्या लिया, 1 ग्लास यानी 1 स्कूप आइसक्रीम हमें जमानी है, ठीक है। हमने उसमें दूध लिया और उसको फ्रिज में रख दिया, वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया, ठीक है। इससे आपको समझ आया होगा ये। चलिए कुछ डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो देखते हैं कि वॉल्यूम के बेस पे अगर देखा जाए तो ठोस, अभी मैंने बताया था कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, और द्रव्य का भी फिक्स होता है। ओके, अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसकी जो शेप है, अभी उसको आगे देखेंगे, वो डिफरेंट होती है, मतलब शेप चेंज हो जाती है। और वॉल्यूम किसका, गैस का, अनिश्चित होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता। ओके, और इनकेस अगर हम बात करें आकार की यानी साइज़ की, तो साइज़ क्या है, निश्चित होता है यानी फिक्स होता है। और अगर द्रव्य की साइज़ की बात करें तो निश्चित होता है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्य का साइज़ निश्चित होता है कि नहीं, तो आप उसका लिखेंगे नहीं, ठीक है। किसके केस में, ठोस के केस में। ओके, सॉलिड के केस में साइज़ जो है लिक्विड का नहीं होता, ओके, फिक्स नहीं होता। और गैस की अगर बात की जाए तो साइज़ उसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ओके, और बहने का गुण यानी फ्लूइडिटी, कि कोई चीज़ बह सकती है कि नहीं। अगर सॉलिड की बात की जाए, अगर मान लीजिए आप अपने फ़ोन को ऐसे ज़मीन पे स्क्रॉल करें, ठीक है, तो बहकर नहीं जाएगा, वो खिसकेगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो क्या है, सॉलिड जो है बहते नहीं हैं। और नेक्स्ट है कि द्रव्य ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर थोड़ी सी, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपसे पानी का गिलास गिर जाए तो पानी उसी साइड में भागेगा जिस साइड में थोड़ी सी ढलान होगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और गैस की अगर बात की जाए तो चारों दिशाओं में होती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी चारों तरफ क्या होती है, गैस है यानी एयर है, उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह सारी गैसेस आ जाती हैं उसमें, ठीक है, मीथेन वगैरह सब कुछ। और नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मतलब कोई चीज़ कितनी ठोस है, कितनी डेंस है। ओके, द्रव्य तथा गैसों से बहुत अधिक होती है। ओके, द्रव्य और गैसों से अधिक होती है। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इतना एक्सप्लेनेशन के बाद में। और द्रव्य की बात की जाए तो गैस से अधिक होती है। ओके, क्या, डेंसिटी। और नेक्स्ट है कि ठोस तथा द्रव्य से कम होती है। ओके, होप यू गॉट इट। और ऊष्मा का प्रभाव, अब देखते हैं हीट के बेसिस पे कैसे डिवीज़न किया जाता है मैटर का। तो हीट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऊष्मा के प्रभाव से बहुत कम फैलता है, यानी हीट को अगर ज़्यादा हीट अप्लाई करती जाए, अगर मान लीजिए एक लोहे का पीस है या फिर लकड़ी का पीस है, आप उसे गर्मी के मौसम में रख देंगे धूप में, तो भी वो लगभग उतना ही शेप रहेगा उसका, और जितना उसका गर्मियों के ठंडों के टाइम पे रहेगा, ठीक है, मतलब उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर ज़्यादा। ओके, और ठोस की तुलना में अधिक फैलते हैं। और द्रव्य की बात की जाए तो अधिक फैलते हैं। ओके, द्रव्य है, अगर गर्मी होगी तो वो वाष्पीकरण होते जाएगा, उसका एक्सपेंशन होगा, वो फैलेगा। और अगर बात की जाए गैसेस की, ठोस तथा द्रव्य दोनों से अधिक फैलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और दाब का प्रभाव, दाब क्या होता है, प्रेशर को कहते हैं। आयतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी वॉल्यूम पर कम प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को, अगर आप लकड़ी का पीस ले लें तो उसको प्रेशराइज़ करें, ठीक है, उस पर प्रेशर डालें, खूब सारा दबाव डालें, तो वो चीज़ टूट बेशक जाएगी, लेकिन उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो मतलब पिचकेगी नहीं। ओके, ये चीज़ दबेगी नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट है कि अगर लिक्विड की बात की जाए तो आयतन पर प्रभाव कम पड़ता है। ओके, लिक्विड पर प्रभाव पड़ता है लेकिन कम पड़ता है, और आयतन पर प्रभाव अधिक पड़ता है। ओके, वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, तो अगर आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हो तो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताई थी थोड़ी सी। और नेक्स्ट है विभाज्यता। विभाज्यता की बात की जाए तो ठोस के छोटे छोटे कणों को सरलता पूर्वक जोड़ा नहीं जा सकता। यानी अगर हम मान लीजिए एक टूटा हुआ गिलास हो, ठीक है, गिलास टूट जाए आपसे, ठीक है, और फिर आप सोचें कि भाई मैं इसे जोड़ लूँ, तो आप उसे जोड़ नहीं सकते, ठीक है।
आप उसे जोड़ दोगे, लेकिन क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसका पीस मिसिंग होगा, या फिर वो जिस तरीके से पहले था उस तरीके से वो नहीं। अब नेक्स्ट इसमें कि गैस के छोटे छोटे कण स्वयं ही मिल जाते हैं, और गैस जो होता है वो अपने आप ही मिल जाती है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कुछ नोट है यहाँ पे कि अंतराणुक स्थान का बढ़ता हुआ क्रम यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैंने अभी आपको बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, फिर द्रव्य में उससे अधिक होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, ऐसे ही बड़ा छोटा करके दे देता है, आगे पीछे कर देगा, आप कन्फ्यूज़ मत होना। और नेक्स्ट है अंतराणुक स्थितिक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो किस में ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी ठोस में ज़्यादा। ठीक है, ये बिल्कुल इसका रिवर्स है। ओके, ठोस में ज़्यादा होगी, फिर उससे कम द्रव्य में होगी, फिर उससे कम गैस में होगी। ओके, नेक्स्ट है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, यानी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ठोस में सबसे कम होती है, द्रव्य में सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा होती है, और गैस में उससे ज़्यादा होती है। अब देखिए गैस जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी फैलती है, जबकि ठोस को आप नहीं फैला सकते। नेक्स्ट है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। अब द्रव्य जो है यानी मैटर वो किस तरीके से चेंज होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा, लिक्विड से गैस में कैसे जाएगा, और गैस से डायरेक्टली किस में, सॉलिड में कैसे आएगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं उसे। तो सबसे पहला है गलन। तो गलन क्या है, बेसिकली अगर गलन की बात की जाए, किसी ठोस को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब संपूर्ण ठोस द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि जितने भी ठोस वाली चीज़ें, कांच, अगर हम ग्लास की ही बात करें तो ग्लास को क्या है पूरा पिघला दिया जाता है, और वो इतना हीट किया जाता है जब तक वो बहने ना लग जाए, मतलब पानी की तरह बहता है। ओके, यही चीज़ है, यानी मेल्टिंग। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, पिघल रही है। ओके, तो ये चीज़ क्या होगी, ये हमेशा ठोस से यानी सॉलिड से लिक्विड में होगी, यानी ठोस से तरल में होगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। और एक और चीज़ कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि अगर बात की जाए ग्लास की तो उसका काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, तो जिसके कारण केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स होते हैं वो इसी वजह से इसमें स्टोर करके रखे जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इससे पहले एक चीज़ और रह गई थी कि जिस पॉइंट पर कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब कुछ नोट में है, किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, यानी किसी भी ठोस में अगर हम अपद्रव्य को मिला देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी, इजी से पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। यानी अगर हम ठोस पदार्थों को गलाएंगे तो उनके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वॉल्यूम उनका अगर कम होता है तो दाब बढ़ाने पे उनको गलनांक कम हो जाता है, यानी अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमीकरण। हिमीकरण को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग में क्या होगा, फ्रीजिंग क्या है, बेसिकली अगर हम लिक्विड को जमा रहे हैं, ठीक है, फ्रीज़ कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, वेपर्स में बनना, तो लिक्विड से गैसेस में। ठीक है, लिक्विड से गैसेस में
जैसे आपका पानी है, आपने पानी गर्म किया, आप जैसे कोई चीज़ बनाते हैं कि आधा घंटे आपने पानी उबाला तो क्या होगा, काफ़ी सारा पानी होगा, वो कोई वेपर बन के वो उड़ जाएगा, भाप बन के, और पानी कम रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, वाष्पीकरण। ईजी सी लैंग्वेज से हम समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि वाष्पन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वाष्पन और एक होता है क्वथन। ठीक है, तो वाष्पन क्या है, बेसिकली प्रत्येक द्रव्य समान ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके कपड़े होते हैं, वो अगर आप धूप में डाल देते हैं तो एक साथ तो नहीं सूख जाते, वो उन्हें टाइम लगता है, धीरे धीरे उसमें से जो पानी है स्टोर, वो धीरे धीरे भाप बन के आपका उठता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वथन। ठीक है, क्वथन में बेसिकली क्या है कि द्रव्य तथा ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव्य तेजी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने लगता है तथा उनमें बुलबुले उठने लगते हैं, तो क्रिया को क्वथन कहते हैं। जैसे कि आपका वाटर है वो बॉयल होने लगता है, तो आपका वाटर है वो क्या है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बुलबुले उठने लगते हैं, और ताप पर वह यह क्रिया होती है, उसका क्वथनांक कहलाते हैं, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे बॉइलिंग की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो होती है ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में बेसिकली क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेज़ी से गर्म करने पर बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कपूर। तो जैसे कि आपका कपूर है, आपने कपूर रखा हुआ है, मान लो एक आपका पीस था कपूर का, आपका रखा रह गया वो गलती से खुले में, और क्या हुआ, कुछ दिन बाद आपने देखा कि वो वहाँ से गायब हो गया। ठीक है, मतलब उसको कोई चुरा कर नहीं ले गया, वो क्या है, सॉलिड था, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये एक प्रोसेस होती है, एक छोटी सी डायग्राम की हम हेल्प से हम समझेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है संघनन। संघनन क्या है, कंडेंसेशन है, और ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन है। ठीक है, ये एक टर्म्स हैं, आप इन्हें याद रखना। ठीक है, किसी पदार्थ के वाष्प को ठंडा करने पर वे द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को वाष्प को ठंडा, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे अगर हम दूध वगैरह गर्म करते हैं और उसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं, तो क्या है, दूध गर्म किया, वेपर्स उड़ रही थी, भाप उड़ रही थी, लेकिन हमने प्लेट रख दी तो क्या है, वो भाप इकट्ठी हुई जो कि पानी में फिर से कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, संघनन है, ये कंडेंसेशन कहलाती है, किसी चीज़ का इकट्ठा होना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड देन इसमें कुछ प्रोसेस हैं, उसको हम समझ लेते हैं। अगर बात की जाए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की, तो वो क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, यानी वाष्पीकरण होती है। और अगर डायरेक्टली गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो कहता है संघनन था, यानी कंडेंसेशन था। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड से सॉलिड की, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है वो होता है फ्रीजिंग, यानी मतलब किसी चीज़ का जमना। ओके, यानी हम कह सकते हैं हिमीकरण। ओके, मैं हिंदी में नाम भूल जाती हूँ, इस वजह से देखना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, हिमीकरण, फ्रीजिंग को क्या कहेंगे, हिमीकरण। और अगर बात की जाए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इन केस अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग है, हमने किसी चीज़ को पिघलाया है जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब बहने लायक वो चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट है कि इन केस अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है कोई चीज़, तो वो होगी डिपोजिशन। ठीक है, मतलब उस चीज़ का जमना। और नेक्स्ट है कि अगर इन केस अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ठोस से डायरेक्टली गैस में कोई चीज़ बदल रही है, तो उसको कहेंगे हम सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन, कपूर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ओके गाइज, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो आप बता सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गाइज
इतनी तो कृपा कर ही सकते हो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, ओके, कहना ना पड़े। ओके, थैंक यू, बाय।